हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी का अच्छा अच्छा इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों, एनसीईआरटी का अच्छा अच्छा विज्ञान विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा अध्याय 5वां है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो मिलेंगी, तो बनी रहिए हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अध्याय 5, पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है। तो ये पढ़ते हैं क्या है। ये छोटी सी जानकारी दी जाती है जो कुछ महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको एक रिदम के रूप में पढ़ते हैं जिससे रिदम बने, है ना। और रिदम बनाना भी जरूरी है दोस्तों। और इसमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है जो जिस आगे चल के मतलब बेस बनता है और पता पड़ता है कि किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो ये चल पढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव से चालनी मतलब छलनी द्वारा पृथक किया जाता है ना। तो इसके बारे में बता रहे हैं किस तरह से चीज़ों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, तो वो बता रहे हैं। चित्र 5.1 में देखें। चाय की पत्ती को चालनी मतलब चाल नित्र यानी छलनी द्वारा पृथक करना देखिए किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये आगे देखते हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। चित्र 5.2 में देखें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ हो रहा है दूध का मक्खन, दूध से मक्खन का अलग होना। ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशे से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटन करते हैं, कपास का ओटन करते हैं ना दोस्तों। तो उसके बारे में अध्याय 3 में हमने पढ़ाया है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्ची है तो खाने से पहले उसने सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। तो दोस्तों, ये भी कितनी एक अजीब बात है दोस्तों। काफ़ी बार हम खाने पीने में चीज़ों को अलग कर दिए जाते करते हैं ना, तो वही चीज़ बता रहे हैं। बहुत से बच्चे मिर्ची नहीं खाते तो उनको मिर्ची अलग निकाल दी जाती है ना। तो ये आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आप से उन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। इनके लिए आप एक प्रकार के फल को उठाकर किसी बर्तन में रख देंगे, क्या यही सही है। हाँ, तो दोस्तों वही पृथक करना बताया जा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो चलते क्या कह रहे हैं। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए यदि आपसे रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाए, तो मिश्रण से रेत और कीकड़ों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोच ना भी असंभव है। ठीक है। कितना दोस्तों मजाक वाला। इसमें कभी कभी एनसीईआरटी में बहुत ही डीप बातें की जाती हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी होती हैं और काफ़ी मज़ेदार भी होती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और काफ़ी क्या कह सकते हैं, हंसी वाली भी होती है ना। तो चलते हैं क्या कह रहे हैं। अब देखिए इसमें रेत के कणों को नमक के कणों को अलग करने की कैसे आप करेंगे। तो बहुत ही मतलब एक असंभव सा काम है। वैसे मुश्किल तो असंभव तो कुछ होता नहीं है इंसान के द्वारा। ठीक है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है ना। खैर आगे चल दिए। क्रियाकलाप देखते हैं। तो सारणी 5.1 की कॉलम 1 में पृथक्करण की कुछ प्रकरण दिए गए हैं, मतलब दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने की ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2-3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्करण अवयवों के उपयोग के ढंग से मिला कर सकेंगे। तो नहीं दोस्तों, ये मुश्किल है बहुत, है ना। अब ऐसे बोल दें जैसे कि यहाँ जी बोल रहे हैं पृथक्करण प्रक्रिया चावल से पत्थरों को पृथक करना आसान है। ठीक है। मक्खन प्राप्त करने से के लिए दूध का मंथन आसान है। चाय की पत्ती से पृथक करना आसान है। ठीक है। तो ये मतलब कुछ कुछ आसान है। हम या कैसे बता रहे हैं। तो दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयवों को पृथक करना। तो ये थोड़ा इसमें क्या कर रहे हैं। ये जोड़ियाँ मिलाना मान सकते हैं दोस्तों। आप इसको देखिए दो विभिन्न परंतु उपयोगी वस्तुओं को पृथक करना। यहाँ पे ये इससे मिलेगा, ये मक्खन से मिलेगा। ठीक है दोस्तों। विभिन्न विभिन्न दो अलग अलग वस्तु हैं, मक्खन और दूध, मतलब सॉरी दही।
या छाछ कह सकते हैं इसका, तो दो उपयोगी हैं लेकिन वो अलग अलग करना है उन्हें, ठीक है। अनुपयोगी अवयव को दूर करना, अनुपयोगी ऐसी चावल से पत्थर को अलग करना, वो अब पत्थर अनुपयोगी है दोस्तों, कोई नहीं खाता उसको, ठीक है, ये इसमें जोड़ी मिलाना है, ठीक है। और हानिकारक अवयव को अथवा अशुद्धियों को दूर करना, तो ये चाय की पत्ती, ठीक है, हानिकारक भी होती है, मतलब पेट में जाकर कुछ नुकसान भी करेंगी, है ना। और अशुद्धि है उसकी, मतलब ठीक है, उसकी जो मेन जो चाय का अर्क था वो हमारे दूध में मिल गया, चाय में, है ना, इसे हमें उपयोगी हो गया, और पत्ती हमारी उपयोग की नहीं है ना। तो ये अब देखते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, तो क्या फेंकते हैं दोस्तों, तो चावल से पत्थर को, ठीक है दोस्तों। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, अशुद्धियों को यानी कि यहाँ पे इसमें मिलेगा चाय की पत्तियों में, ठीक है दोस्तों। और हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं, इसमें ये इसमें मिलेगा, ठीक है, किसमें, मक्खन वाले में, ठीक है दोस्तों। ये जोड़ियाँ मिलाना है, आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं। अब आगे यहाँ देख रहे हैं, प्रक्रम का उद्देश्य यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले ही हमें उसके मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी पृथक करते हैं, जिससे हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे वही मक्खन से दूध का, सॉरी, छाछ से वो निकालते हैं ना, दूध से मक्खन, वो बता रहे हैं, ठीक है। तो और कभी कभी हानिकारक चीज़ों को निकालना पड़ता है, जैसे दाल चावल में पत्थर आ जाते हैं तो उनको निकालती है ना। अनुपयोगी होता है, जैसे कि वो अनुपयोगी होता है ना, उसका क्या उपयोग है ना? और पत्ती से चाय को निकालना, सॉरी, जो चाय पत्ती होती है ना, उसकी जो पत्ती को निकाल कर फेंकते हैं ना, वो बता रहे हैं उसमें, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के माप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। जैसे पृथक किए जाने वाली जो चीज़ें, दो चीज़ें दी गई हैं या चार चीज़ें, उसमें अलग अलग करना है दोस्तों, ठीक है। अक्सर दो को ही निकालना पड़ता है, दो चीज़ें से ही, ठीक है, पता करना पड़ता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों को माप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं, जैसे मतलब कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मतलब किसी प्रकार का, ठीक है। तो ये पदार्थों की तीन अवस्था, जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस में कोई भी हो सकती है। जैसे ठोस में, जैसे वही बताया, दाल चावल वगैरह का उदाहरण दिया है, ठीक है। और द्रव्य का उदाहरण दे दिया गया है किसको, तो वही मक्खन वगैरह निकालना, ठीक है। और गैस का उदाहरण आप यहाँ कहाँ क्या समझ सकते हैं दोस्तों, तो गैस का उदाहरण से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं, आप उस प्रक्रिया को नॉर्मली समझ सकते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन जो पर्यावरण से ऑक्सीजन ले लेते हैं, और हमारी फेफड़े उस ऑक्सीजन को छानकर हमारे लिए शुद्ध रूप में हमें दे देते हैं, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी एक वही प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ी अलग है, आप उसको माइंड नहीं करना, ठीक है दोस्तों। बस आपको समझाने के लिए बता दिया गया है, बाकी कुछ और स्पेशल हम आगे देखेंगे तो बताएंगे, ठीक है। देखिए, पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या है। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। हम इसमें से हम कई विधियों का उपयोग आप आपने अपने दैनिक जीवन में किया होगा, क्रियाकलापों में किया होगा, ठीक है दोस्तों। तो पृथक्करण की विधियों के बारे में बताया जा रहा है। हस्तचलन क्रियाकलाप दो, दुकानों से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के कण अन्य कण पाते हैं, तो बिल्कुल पाएंगे दोस्तों। क्या इनमें पत्थर की टुकड़ी, भूसे, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य पदार्थ हैं। अब अपने हाथों से पत्थर की टुकड़ी, भूसी तथा अन्य 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 कणों को इससे पृथक कीजिए। तो दोस्तों वही बता रहे हैं, जैसे कि मतलब कभी कभी हम देखते हैं हमारे यहाँ कोई अनाज आता है, तो उसमें हमारी माँ बहनें वो करती है ना, उसमें अनाज को जब भी मतलब चक्की पर उसको आटा बनाने के लिए भेजते हैं, तो उसमें से कंकड़ पत्थर निकाले जाते हैं। उसी प्रक्रिया का लगभग एक उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप समझ चुके हैं, ठीक है। हस्तचलन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़ी मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे के को पृथक करने में किया जाता है। वही मैंने बताया ना, वही हमारी घर पे माता बहनें हम करती है ना, वो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, हस्तचलन की विधि, ठीक है। चित्र 5.3 में देखिए, ये दिखा रहे हैं, ये भाई साहब कुछ कर रहे हैं, पत्थर वगैरह अनाज से अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचलन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तो बिल्कुल लगती है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा कठिन कार्य तो नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए थ्रेसिंग,
आपने खेत अथवा खलिहाने में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों की गट्ठर देखी होंगी। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। ये खेतों में खड़ी सैकड़ों गट्ठरों पर लगी अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। वही दोस्तों बता रहे हैं कि हम जब खेत कटते हैं गेहूं सरसों की, तो उसमें जो छोटे छोटे अन्न के दाने होते हैं, जैसे गेहूं के दाने, सरसों के दाने, बाजरा वगैरह, ये सब आपने देखा ही होगा अपने आसपास खेतों में। तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसकी जब पूरियां बनाकर रख दी जाती है ना, काट कर एक क्या बोलते हैं उसको, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो पता नहीं दोस्तों। मेरे यहाँ वो उसको बोलते हैं, जो पही बोलते हैं, पही लगा देते हैं ना गेहूँ काट कर, तो उसको बाद में थ्रेसर के माध्यम से गेहूँ अलग निकाला जाता है, भूसा अलग निकाला जाता है, और बाकी कुछ उसमें रहता ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ बता रहे हैं। तो वो थ्रेसिंग के माध्यम से किया जाता है ये सब। ठीक है, किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतनी गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करती हैं, तो वही थ्रेसिंग के माध्यम से। ठीक है, वैसे अगर उस समय जब थ्रेसिंग वगैरह नहीं थे और उनका आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल से ये सब हुआ करता था। उस समय भी इंसान, हम लोग गेहूँ वगैरह यूज करते थे, चने वगैरह बोलो, और भी फसलें थी तो उनका उपयोग करते थे, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए वो सब महंगा भी मिलता था। महंगा तो अब है वैसे, उस समय सस्ता होता होगा, लेकिन काफ़ी मशक्क़त, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पर जानवरों का, बैलों का, और जो सांड होते हैं उनका, और घोड़े वगैरह, इन सब का यूज़ किया जाता था। दाएँ बोलते थे हम लोकल भाषा में उसको दाएँ बोलते हैं। दाएँ लगाकर मतलब उसको चलाते रहते हैं, बैल को चलाते रहते हैं, उसको उसके आगे पीछे चलती रहती है घूम घूम कर, चक्की के पार्ट की तरह। तो वो उनके पैरों से कुचल कुचल कर गेहूँ वगैरह अलग हो जाता था। वो प्रक्रिया बहुत पुरानी है। आप कभी अपनी दादा दादी से या किसी से पूछना, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों, है ना। आप अगर बड़े हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, हम एक वैसे भी समझदार हो जाते हैं। बच्चों के लिए सब दादा दादी से पूछने की बात की जा रही है हमारे द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप ये मैं समझे ना, हम आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे बोलने को किसी से भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी दादा दादी से सीखा था, तो क्या है ना। तो आगे देखते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज की थ्रेसर करने की क्या कह रहे हैं, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रकार प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। चित्र 5.4 को कभी 5.4 में देखेंगे, यहाँ है ये, देखिए ये थ्रेसिंग के द्वारा। ठीक है, ये भाई साहब कर रहे हैं कुछ। ये थ्रेसिंग तो नहीं लग रहा दोस्तों, इसमें देखते तो हमें थ्रेसिंग जैसा कुछ दिख नहीं रहा इसमें। ठीक है, थ्रेसिंग आज के दौर में अलग प्रकार की चीज़ है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता था दोस्तों, ये पहले के ज़माने की बात चल रही है अभी। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग का उपयोग भी किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो वही बता रहे हैं कि थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और आगे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता था। तो उस समय दोस्तों जब जो थ्रेसर वगैरह नहीं थे, तो उस समय दोस्तों क्या करते थे कि बैलों का उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों क्या कह रहे हैं, अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आजकल तो दोस्तों पहले बैलों का सहारा लिया जाता था, आजकल थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी विकास कर लिया है ना कृषि क्षेत्र में भी हमने। ठीक है, तो उसका पूरा ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। निष्पादन क्रियाकलाप 3, सूखे रेत तथा लकड़ी की बुरादी अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। तो दोस्तों जैसे कि प्लेट में या कोई बड़ा समाचार पत्र पेपर होता है, उस पर रख के उसको आगे क्या कह रहे हैं, मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं। बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों ये तो, है ना। किस तरह से करेंगे, काफ़ी बारीक चूड़ हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, क्या दोनों अवयवों की कणों को आमाप समान है। क्या हस्त चलन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है। नहीं कर सकते दोस्तों। हस्त चलन यानी कि हाथ से बीन कर, यानी कि जैसे कि गेहूं से छोटे छोटे पत्थरों को निकाल दिया जाता है ना,
चावल से, दाल से छोटे छोटे पत्थरों को निकाल के फेंका जाता है ना, वो हस्तचलन विधि कही जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम ये सब नहीं कर सकते ना, तो वही बता रहे हैं। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंची समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस पर प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या होगा दोस्तों, तो वही होगा कि हल्का कण होगा तो वो हवा के माध्यम से उड़ जाएगा, और जो भारी कण होगा तो वो अपनी सीध पर या थोड़ा बहुत आगे पीछे गिरेगा। ठीक है, तो वो एक जगह गिरेगा और बाकी उड़ जाएगा। तो वही दोस्तों कि यहाँ पे कुछ एक चित्र था, मैंने उसको बता नहीं पाया, दिखा नहीं पाया दोस्तों, तो कहीं है यहाँ चित्र, ये प्रक्रिया के बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया बताई जा रही है। हवा की दिशा में जैसे कि गेहूं के कण मान लीजिए आप, ठीक है, और भूसा के कण मान लीजिए, तो ये अलग अलग हो रहे हैं ना, इसी प्रकार इस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। ठीक है, तो हवा की दिशा में ये उड़ जाएंगी हल्की कण, ठीक है, भूसा के कण, और अनाज एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों आप इस प्रक्रिया को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, पृथक्करण धीरे धीरे फिर से क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत पर बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर तक उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? तो दोस्तों कह रहे हैं कि इस मिश्रण के अवयवों को इस पृथक करने की विधि निष्पादन कही जाती है। तो निष्पादन विधि आप दोस्तों कितनी अच्छे से समझ चुके हैं, और चित्र के माध्यम से तो बिल्कुल ही आप समझ जाएंगी और कभी भूलेंगी भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये निष्पादन का उपयोग पवनों अथवा वायु की झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की क्रिया करने में किया जाता है। आगे दोस्तों क्या कह रही है, साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्की भूसी को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। चित्र 5.5 में देखें, यही चित्र आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा दोस्तों, ये निष्पादन विधि है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये नीचे वाला पेज पर आते हैं। तो भूसे की हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पादन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। वही दोस्तों जो अभी एक लेडीज़ यहाँ पे जो कर रही है ना, इसी चीज़ को निष्पादन कहते हैं। आप बार बार ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। अलग अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बता रहे ना, जो भूसा अलग हो जाता है दोस्तों, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है पशुओं को पशुओं को चारा देने में। भूसा उसको उसमें आटा वगैरह मिलाकर, दलिया वगैरह मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता है। गाय भैंस बकरी है, इनको खिलाया जाता है, और अन्न को हम इंसान लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों चालन प्रक्रिया को देखिए। चालन, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोक अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालन छलनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। चित्र 5.6 देखें, मतलब इसकी देखिए चालन विधि। ये दोस्तों चालन विधि, आप इसको भी अच्छे से समझ चुके होंगे, इसने इसकी परिभाषा काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे आप। अब इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, कोई भी पूछे तो, है ना। तो दोस्तों कह रहे हैं कि आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। ठीक है, प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर डंडियां तथा भूसा को निस्सापन निष्पादन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। तो वही दोस्तों, वैसे तो पूरी शुद्धियों के द्वारा मतलब पहले थ्रेसिंग की जाती है, उसके बाद निष्पादन विधि की जाती है, उसके बाद चालन विधि का काम हमें थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है अशुद्धियाँ, तो वो हमें घर पर करनी पड़ती हैं, तब जाकर हम अपनी उस जो खाने योग्य आटे को उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं, आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। चित्र 5.7 में देखें, तो 5.7 में देखिए दोस्तों, ये दिखा रहे हैं कि भाई जो चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक कर रहे हैं ना,
ये देखिए ये यहाँ पे कर रहे हैं, जो बिल्कुल बारीक रेत जो पलस्तर घर में होते हैं ना, चिकना घर में बनाने के लिए दीवारों पर, उसके लिए ये निकाला जा रहा है, ये नीचे ये, ठीक है। तो आगे देखिए क्रियाकलाप। कक्षा में एक चालनी छलनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसमें आटे के साथ मिलाइए, इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर अथवा आटा पृथक कर सकते हैं? तो थोड़ा मुश्किल होगा, और शायद कर भी सकते हैं, बल्कि मतलब ऐसा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, मुश्किल भी हो सकता है, कर भी सकते हैं। अगर चाक का पाउडर आटे जैसा हुआ तो मुश्किल होगा, है ना। आगे कह रहे हैं चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों अथवा जिनकी जिनकी माप में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। तो वही दोस्तों, चालन विधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है, आप इसका एक अच्छे से मतलब देख सकते हैं। चालन विधि के द्वारा हम घर पर हमारी माताएं बहनें आटा छानती हैं, है ना। और कभी कभी मतलब आजकल दोस्तों बिना छना भी आटा यूज़ किया जाता है, उसमें चोकर का यूज लोग बाग समझते हैं काफ़ी उपयोगी है, वैसे वो होता भी है ना, तो वो अलग बात है। आगे देखती है, कह रहे अब साधन निस्तारण तथा निस्यंदन। तो दोस्तों ये काफ़ी अलग प्रक्रिया हैं, हमने अभी कभी सुना नहीं था, हमने भी नहीं सुना था दोस्तों, क्यों झूठ बोलें। आपको इसमें के बारे में आगे जानकारी मिलेगी। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचलन द्वारा पृथक करना असंभव होता है, सॉरी संभव नहीं होता, एक ही बात है, संभव असंभव है ना, संभव नहीं होता है या असंभव होता है, एक ही बात है। थोड़ा बहुत अंतर है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम शब्द है, लेकिन अंतर है तो है, ठीक है। संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता थोड़ा कमजोर लगता है, और असंभव होना एक अलग बात हो जाती है, वो बिल्कुल मतलब कोई काम हो ही नहीं सकता। और संभव नहीं होता है, ये थोड़ा हो तो सकता है लगभग, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। ये हिंदी भाषा का कुछ ग्रामेटिकल यहाँ पे फैक्टर काम करता है, हमें उस पर नहीं जाना है, हम आगे पढ़ते हैं क्या है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसी हल्की कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? तो कह रहे हैं चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे दूर करती हैं? तो दोस्तों धूल के कण भी होते हैं चावल पर, तो उन्हें फटकना पड़ता है दोस्तों। उसके लिए हमें सूप का यूज करना पड़ता है दोस्तों। आपने देखा होगा अपने गाँव में या कहीं घर में, या जहाँ पर भी आपको मौका मिला होगा, आपने सूप देखा होगा, वो बनाकर बेचते हैं लोग बाग, मतलब हाट मेलों में मिलती हैं, आपको बाज़ारों में भी मिल जाती हैं, वो सूप का उपयोग करते हैं, ठीक है। हमें मतलब जब कभी इन सूप का मतलब उपयोग नहीं, या हमारे पास उपलब्ध नहीं होता, ये उपयोग करने में मतलब नहीं मिलता कहीं भी, तो हम थाली वगैरह का भी उपयोग कर लेते हैं, प्लेट का उपयोग कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। ये दोस्तों ये धोने की प्रक्रिया दिखा रहे हैं, वैसे धोना और वो मतलब सूप के द्वारा वो उपयोग किया जाता है, दोनों ही एक ही तरह की प्रक्रिया होती है, लेकिन धोकर थोड़ा कुछ अशुद्धियाँ अधिक मात्रा में दूर हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राय धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाती है, ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? तो क्यों डूबेगा? क्या आपने ऐसा देखा है कि पर बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर निकलाया जाता है? तो बिल्कुल गिराया जाता है, क्यों गिराया जाता है? ताकि उसकी अशुद्धियाँ बाहर निकल जाए ना। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तल में बैठ जाने की प्रक्रिया को अपसादन कहे जाते हैं। तो जो अशुद्धि या मतलब मिश्रण में जल भारी अवयवों को, जो भारी अवयव क्या होता है, जो चावल बैठ जाते हैं ना, और धूल के कण जो ऊपर रह जाते हैं, तो वो उसको नीचे बैठ जाना, जो चावल नीचे तली में बैठ जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं अपसादन, ठीक है। आगे कह रहे हैं अब साधित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़े लेने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो दोस्तों आप किस तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि मान के चलिए जल में चावल नीचे बैठ गया, और उसको वो जो पानी निकाल दिया जाता है जिसमें धूल मिट्टी के कण रह गए हैं, वो पानी निकाल दिया जाता है, उसको निस्तारण कहते हैं, ठीक है। आगे देखें चित्र 5.8 देखिए, तो यहाँ कहीं 5.8 चित्र नीचे होगा, ये देखिए 5.8, ये देखिए ये नीचे भारी पदार्थ बैठ गया, मिट्टी एवं जल का मिश्रण अघुलनशील पदार्थ, ये देखिए नीचे रह गया, ठीक है। तो ये निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनके अवयवों को अपसादन तथा निस्तारण द्वारा विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो क्या है, यहाँ से यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों
के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रण नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल अथवा जल को इसके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव्य के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों बता रहे हैं ना तेल और जल को, तो वो भी एक अलग प्रक्रिया के द्वारा अलग होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद जो अभी अब ऊपरी परत बनाते हैं उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो जल में तेल डालकर उसको मिलाया, खूब अच्छे से मिला दिया जाए, उसके बाद 1 या 2 मिनट के लिए या कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो तेल ऊपर उतरा जाएगा, मतलब तैरेगा। उतराना एक अलग शब्द है, वो देसी भाषा में यूज करते हैं वो शब्द। ठीक है, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तेल ऊपर तैरेगा। ठीक है, तैरने लगेगा ऊपर जल की ऊपर। ठीक है, तो उसको फिर किस विधि द्वारा अलग कर दिया जाएगा? तो निस्तारण विधि द्वारा। ठीक है, आइए फिर से ठोस तथा द्रव को किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी या छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय से कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती हैं? तो दोस्तों वो भी एक रह जाती हैं। हाँ, इस प्रक्रिया को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। मतलब जो कहते हैं वो छलनी द्वारा छाना जाता है उसे निस्यंदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो वैसे देखा जाए तो दोनों ही विधि अच्छी हैं, लेकिन हम लोग मैक्सिमम लोग निस्यंदन विधि का उपयोग करते हैं, यानी कि छलनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या करें। आइए अब हम अपने उपयोग में लाने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। जो उपयोग में हम अपने उपयोग नॉर्मल उपयोग में जो जल उपयोग करते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल पीने वगैरह में, तो उस विधि के बारे में बताया जा रहा है। कह रहे क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? नहीं मिलता है। कभी कभी नलों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों व नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है। पंकिल यानी दोस्तों, पंकिल एक शब्द है, यानी गंदला। ये दोस्तों एक गंदे जल को, या उसमें कोई मिश्रण होता है, गंदगी होती है, उसके लिए ये शब्द यूज होते हैं। ठीक है, आप गंदा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो बस। गंदला या गंदा एक ही बात है, और पंकिल यानी गंदा एक ही बात है। विशेषकर बरसात के बाद दोस्तों नलों में भी, कुओं में भी, तालाबों में गंदा जल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अभिलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बारे में क्रियाकलाप आपको 5 देखना पड़ेगा। तालाब या नदी का पंकिल जल यानी गंदा जल यदि यह न मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। तो जो गंदा पानी नहीं मिल रहा है दोस्तों आपको प्रयोग करने के लिए, तो उसमें थोड़ी मिट्टी मिला दें, वो इससे गंदा करके फिर उस पर प्रयोग कर सकती है। कितना तरीका बताया जा रहा है। पहले गंदा कीजिए, फिर उस पर मिट्टी गंदा अगर गंदा जल नहीं है, पहले गंदा जल तलाशिए, ढूंढिए कहीं से, नहीं मिलता है तो उसमें मिट्टी डालकर गंदा कीजिए, फिर उस पर प्रयोग कीजिए दोस्तों। है, तो एनसीईआरटी की ये तो खूबसूरती है दोस्तों। यह बच्चों को इस तरह से प्रयोग कराया जाता है ताकि बच्चे पूरी तरह से मेंटली विकसित हों और उनको अच्छे से अच्छे प्रयोग करना मतलब सीखें, और अच्छे से अच्छे प्रयोग करके वो खुद को विकसित करें। है ना, आगे कह रहे हैं कि छोड़ दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा उसमें परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रकार को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़े लीजिए। ठीक है, चित्र 5.8 यही बता रहे हैं ये दोस्तों, ये ऊपर दे चुकी हैं। ठीक है, ये मिट्टी डाल दी और फिर उसको अलग कर रहे हैं ना। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा गंदा या मतलब बेकार है? मतलब गंदा, पंकिल गंदा ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अथवा भूरे रंग का है। अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छलनी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुनी हुई तागे के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। तो निस्यंदक दोस्तों एक छलनी की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, आप अच्छे से समझ चुके हैं।
बार बार समझाने की जरूरत भी नहीं है, हमें अपने भाइयों पर पूरा विश्वास है, समझ चुके हैं। यदि जब यदि जल अब भी गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं। दोस्तों फिल्टर पत्र आता है, जो आप टिश्यू पेपर कह सकते हैं, ऐसा फिल्टर पेपर आता है, उसके द्वारा भी मतलब निस्यंदन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कह रहे जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म सॉरी सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। आगे कहीं चित्र है दोस्तों, ये रहा दो फिल्टर पेपर। ठीक है, शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना। ठीक है दोस्तों, ये कर रहा है भाई, कोई किसी के हाथ है तो वो कर रहे हैं। ठीक है, फिल्टर पत्र के उपयोग में निस्यंदन। ठीक है दोस्तों, ये आगे दोस्तों ये पानी को गर्म करना भी एक आगे बताएंगे तो उसके बारे में। कहाँ थे हम? तो अरे भाई कहाँ थे हम, बताइए जरा कोई। यहाँ थे। ठीक है, क्या दूसरे गिलास का जल भी पंखा वो है ना, ये छोटे छिद्र अंदर अंदर कपड़े के नीचे छिद्रों के उपयोग में किया जाता है। ये यहाँ पर दोस्तों हमने ये पढ़ लिया था। यदि जल अभी बंगला शुद्ध हो तो फिल्टर पत्र का उपयोग निस्यंदन के रूप में करते छोटे रंध्र होते हैं, जिनके पत्र की सहायता से ईंधन के रूप में यहाँ थी। तो चित्र 5.9 पर थी। दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, चलता है दोस्तों। हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, आगे हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये फिर ध्यान नहीं देना। ठीक है, फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरणों को दर्शाया गया। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगाया दिया जाता है। फिल्टर चित्र 5.10 हमने देख ही लिया था। ठीक है, इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके बारे में बता रहे हैं कि कीप में लगाकर। ठीक है, तो मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिल्टर पत्र काफ़ी अच्छा होता है, जिसके पानी छाना जाता है या और अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बता रहे हैं। साधारणतया फलों एवं सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसमें बीजों तथा कठोर कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है दोस्तों, निस्यंदन विधि का। ठीक है दोस्तों, जैसे पनीर का आपने कभी डेयरी या कहीं और आपने देखा होगा दोस्तों, अपने भाई मित्र के घर कहीं भी, तो पनीर को भी दोस्तों इसी विधि द्वारा किया जाता है। पनीर के जो जो उसमें भर दिया जाता है कपड़े में, और उसको फिर काफ़ी दबाया जाता है, काफ़ी प्रेशर के माध्यम से। ठीक है, उस पर वजन रखा जाता है, तो काफ़ी पानी उसका मतलब जो कुछ भी उसमें पानी की मात्रा रहती है पूरी निकल जाती है। फिर जो हमारे पास बचता है वो शुद्ध पनीर बचता है। ठीक है, वो अलग प्रक्रिया है, आपने कभी देखी हो तो कमेंट में बताना। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, इससे पनीर को ठोस कणों एवं द्रव्यों का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण की कपड़ों या छलनी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। आप दोस्तों बाष्पन क्रिया के बारे में बता रहे हैं। बाष्पन क्रियाकलाप, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें थोड़ा चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह से हिलाइए। क्या आप इस क्रियाकलाप में हमने क्या आप इस या ऊपर है जल के रंग में कोई परिवर्तन देख सकते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल में भी बीकर को गर्म कीजिए। तो दोस्तों वही नमक में जो नमक और पानी के साथ क्रियाकलाप होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, जो बाष्पन विधि द्वारा होता है। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। 5.11 की चित्र में बताया जा रहा है। जल को उबाल कर जल को उबल कर उस उबाल कर उड़ने दीजिए। बीकर से क्या बचता है? बीकर में क्या बचेगा दोस्तों? कुछ नहीं बचेगा। तो ये दोस्तों नमक को जो बचेगा ना, जो कुछ भी उसमें रह गया है वो सब उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्रियाकलाप से हमें मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए बाष्पन की क्रिया का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए कह रहे हैं जल को उसके बाष्पन में परिवर्तन करने की क्रिया का बन करने की प्रक्रिया बाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल होता है, बाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। वो कह रहे हैं जहाँ जल होता है वहाँ बाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। दोस्तों जल उड़ता है दोस्तों, तो आप ऐसे समझें दोस्तों, जब कभी कोहरा वगैरह पड़ता है, जैसे कि सर्दियों में खेतों में पानी दिया जाता है, तो बाष्पन क्रिया के द्वारा ही तो जल खेतों में से गेहूँ की खेतों में अक्सर ये होता है, पानी दिया जाता है। तो किस तरह से वो धुंध के रूप में उड़ जाता है, तो वो दोस्तों बाष्पन की क्रिया ही होती है। ठीक है, आप समझ चुके हैं। आगे दोस्तों आपके विचारों से नमक कहाँ से आता है? समुद्र की जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है, यानी लवण को ही नमक कहते हैं दोस्तों, एक वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है,
इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारणतः नमक है। जब समुद्र के जल को बड़ी बड़ी उथली गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्प हो जाता है। जब ठोस लवण नीचे बच जाता है, चित्र 5.12 में देखें, यहाँ कहीं दिखाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये ठीक है, ये नमक इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, गड्ढे कर दिए जाते हैं समुद्र के तटों पर और फिर नमक निकाल दिया जाता है। ठीक है, पश्चात कुछ उसके बाद इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद ये शोधन किया जाता है। ठीक है, वाष्प का संघनन। ठीक है, तो ये आगे पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों से बारे में अध्ययन किया। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी विधि में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों क्रियाकलाप 7 देखते हैं अब। क्रियाकलाप 7, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा कि हस्तचलित विधि से विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा कुछ जल मिलाकर उसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठा है तथा निष्पादन की या निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकती है। निस्तारित द्रव्य में क्या है? क्या आप सोचेंगे कि इस जल में वही नमक है या जो आरंभ में मिश्रण में था? नहीं दोस्तों, नमक घुल जाएगा और पानी के साथ अलग किया जा सकता है। ठीक है, आप ध्यान रखें, जल और वही रेत के कण दोस्तों नहीं घुलेंगे जल में, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो इससे अलग किया जा सकता है। बाकी अगर अपन तो एक दूसरी नॉर्मल भाषा हो जाती है दोस्तों, वो मैंने बोल दिया क्योंकि हम अपने इलाके की भाषा को भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इलाके के भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए थोड़ी मजाक का एक बात हो जाता है ना। तो आगे हम लोग इस विधि को अगर रेत की कण और नमक की कणों को वो जो बारीक पिसा हुआ आता है ना पैकेट में, उसको अगर रेत के साथ मिला दिया जाए फिर उसको अलग करें बीन कर, तो नहीं कर पाएंगे ना। तो वही छालन विधि द्वारा नहीं कर पाएंगे, हस्त विधि भी द्वारा भी नहीं कर पाएंगे ना। तो उसको इसी प्रकार कर पाएंगे। ठीक है, पानी मिला दिया जाए और घोल दिया जाए तो नमक घुल जाएगा, रेत की कण नहीं घुलेंगे तो इस तरह से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस निस्तार विधि से नमक को थोड़ा करना करें। इस द्रव को किसी केतली में भरकर उसका ढक्कन बंद कीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी में भाप निकलती देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे दोस्तों। तो देखेंगे क्या है, हाँ इधर थे। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्तन रख दीजिए। प्लेट को केतली में टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसे ही चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। तो दोस्तों इस विधि के द्वारा, ठीक है, ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि इसमें दिखाया। अब आप क्या देखेंगे, केतली की सारा जल को भाप में बदलते देखिए। जब भाप बर्फ में ढकी जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संग्रहित होकर वाष्प बन जाता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों जो जल है ना, जो जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों जो पानी होता है, जैसे भाप होती है ना, भाप जो पानी की, तो वो अगर धीरे धीरे ठंडी होकर द्रव्य में बदल जाती है ना, उसको संघनन प्रक्रिया कहती है। आप इस तरह से समझ चुके होंगे। आपको संघनन प्रक्रिया की परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ गई होगी ना। अब आगे दोस्तों कह रहे हैं कि क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ा देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? नहीं देखा है बिल्कुल दोस्तों। जैसे कि हम कभी दूध को ढाक देते हैं गर्म करके, उस पर ऊपर जैसे दूध को गर्म करते हैं उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं तो दूध में जो कुछ भी पानी की मात्रा होती है वो प्लेट पर छा जाती है और धीरे धीरे वो वाष्प के रूप में ऊपर जाती है ना, कि वैसे ही लगा दिया जाता है, नहीं जाता ना जल। ठीक है दोस्तों, तो वाष्प के द्वारा जाता है, फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता है तो दूध में वापस गिरने लगता है। इसको संघनन प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमें मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक को संपूर्ण पैकेट की रेत को थोड़ी मात्रा में मिला दिया। फिर उसकी क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास
किया, परंतु उसने यह पाया कि यह तो कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुण्य प्राप्ति कर पाई, जिसे उसने कहाँ त्रुटि हुई। तो दोस्तों ये पहेली नाम की कोई मतलब इंसान है या बच्चा है, कोई बच्ची होगी या कोई भी इंसान है ना, तो उसने ये पहेली मतलब उसने ये प्रक्रिया की, तो उसको जो उसने नमक और रेत को मिला दिया था, उसके बाद उसने अलग किया, तो उस पर मतलब उसने पूरी तरह से अलग नहीं कर पाया, तो इसलिए उस पर मिस्टेक हुई, और इसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, तो ये क्या है, क्या जल किसी पदार्थ का किसी भी मात्रा में घोला जा सकता है? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घोला जा सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलनशील विलेय बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहेंगे। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? तो दोस्तों वही है कि जो जल में कोई भी पदार्थ घुल जाता है या जो घुलने योग्य होगा वो, ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो पदार्थ जल में दोस्तों घुल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? जल में विलेय, है ना। तो इस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि क्रियाकलाप 8 को देखें, तो इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, ठीक है दोस्तों, आधा कप, ठीक है। एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोलित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए, ठीक है दोस्तों। और आगे कह रहे हैं कि अब फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोलित कीजिए। इस प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाइए, थोड़ी विलोलित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो उसका अर्थ यह हुआ कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो नमक मिलाने की प्रक्रिया है जल में, वो एक समय तक ही चलेगी, उसके बाद नमक स्वतः जल में घुलना बंद हो जाएगा और फिर वो पूरी तरह से उसमें नहीं घुलेगा, क्योंकि उसकी मात्रा पूरी तरह से उसमें घुल चुकी होती है। तो इस प्रक्रिया को आप कैसे समझेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है दोस्तों। ये संतृप्त विलयन क्या कहलाता है दोस्तों? यानी कि वो अब और अधिक मात्रा में जल उसमें नहीं घुलेगा, है ना। इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में क्या करें, अधिक मात्रा में मिले नमक की पुण्य प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो उसने नमक की मात्रा मिला दी थी ना उसमें, तो बहुत अधिक मात्रा में मिला दी थी। जल की मात्रा दोस्तों कम थी और नमक की मात्रा अधिक थी, तो इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा वो ऐसा नहीं करने में सफल नहीं हो पाई। कौन? पहली, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि दोस्तों वो यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। कहने का तात्पर्य ये, अगर नमक की मात्रा अधिक होगी और पानी की मात्रा कम होगी तो वो उसमें नहीं घुलेगा ना, बस इतना समझना आपको, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि विलयन बनाने के लिए कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी, ठीक है। तो ये अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया है, इससे पुण्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। रेत जो क्या कह रहे हैं कि जो उसमें मिलाया था ना, जो रेत और नमक, और उसमें जल डाला था, उसको अलग करने की प्रक्रिया उसने देखी, तो क्या था कि उसमें पानी कम था दोस्तों, है ना, ठीक है। आप इस तरह से समझ चुके होंगे। जिससे पुण्य प्राप्त करना नहीं सकता, वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी, ठीक है दोस्तों। अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या सॉल्व कर सकती थी, ठीक है दोस्तों। कौन? पहली, ठीक है। तो बोल रहे हैं आगे कह रहे हैं, कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा से संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है दोस्तों? तो कह रहे हैं कि आइए हम पहली की सहायता करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जो पहली दोस्तों, ये कोई बच्चा बालक कोई भी हो सकता है, तो उसने ये मिस्टेक कर ली थी और अधिक मात्रा में पानी नहीं मिलाया था रेत और नमक के घोल में,
मिश्रण में, ठीक है। तो इस प्रकार की उसकी समस्या हो गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि क्रियाकलाप 9, बीकर में कुछ जल लीजिए, उसमें तब तक नमक मिलाती रही जब तक कि उसमें से इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाली नमक का क्या हुआ? क्या अब वह घुल गया? यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। तो इसमें बता रहे हैं कि गर्म करने के माध्यम से द्वारा दोस्तों नमक भी जल बन जाएगा, उसके बाद आप दोस्तों उसमें और भी नमक मिला सकते हैं, तो ये प्रक्रिया काम करेगी, ठीक है दोस्तों। आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं या फिर आप समझ ही चुके हो दोस्तों, क्या पढ़ना दोबारा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि अगर जल की मात्रा कम है तो उसको गर्म कीजिए और धीरे धीरे उसको घुमाते जाइए और उसमें नमक जो जल में घुलेगा तो वो जल बन जाएगा। जल बनेगा तो जल की मात्रा अधिक होती जाएगी और नमक घुलता जाएगा उसमें। इस प्रकार उसमें अधिक से अधिक नमक घोला जा सकता है ना। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म जल पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलीय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10, 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और क्या कह रहे हैं दोस्तों, तब तक बिलोड़िए, मतलब जब तक घुलाइए, उसको मिलाइए जब तक कि वह घुल न जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने पर डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घुली गई है को 5.5 में लिखिए। दोस्तों ये नहीं लिखना, मैं आगे देखते हैं। इस क्रियाकलाप को चीनी में दोहराइए, मतलब चीनी के साथ दोहराइए दोस्तों, चीनी में नहीं, चीनी भाषा में नहीं, है ना। आगे इसको जल में मिले अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं दोस्तों। जो जल में घुलने वाले अन्य पदार्थ है उसके साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चीनी के साथ करिए, बोले शक्कर के साथ, है ना, शुगर के साथ, ठीक है। तो सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की विभिन्न मात्रा को घोला जा सकता है? बिल्कुल घोला जा सकता है, गर्म करने पर घोला जा सकता है ना। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है, ठीक है। हमने यह भी सीखा है कि किन पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सकें तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। दोस्तों यदि किसी भी पदार्थ में या द्रव्य में और अधिक पदार्थ नहीं घोले जा सकते तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दोबारा दिखती है। यदि विलयन में और पदार्थ न घोल सके तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। जैसे कि जल में नमक घुल नहीं रहा है और उसकी मात्रा अधिक हो गई है तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे, यानी संतृप्त हो चुका है वो, ठीक है। अब नहीं घुलेगा उसमें, ये आप इस तरह से समझ सके, है ना। अब दोस्तों यहाँ कुछ प्रमुख शब्द हैं, इन्हें हम हर बार बताते हैं। इनको आप यूट्यूब गूगल से कहीं भी सर्च करके आप इनकी परिभाषा याद करिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि छोटी सी लेकर बड़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं, कहीं लिखना भी पड़ता है। जैसे दोस्तों हम आपको बताते हैं एनसीईआरटी हर परीक्षा के लिए उपयोगी है, यूपीएससी, एमपीपीएससी और दोस्तों और भी बीआरपीएससी, ठीक है। और मतलब अन्य प्रकार की हर स्टेट पीसीएस में आती है। यूपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा भारत की मानी जाती है, उसमें आते हैं, ठीक है दोस्तों, लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट ज़रूरी है आपके लिए, आप इनको नोट करके, ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखें, ठीक है। क्या क्या है? मंथन, संघनन, निस्तारण, बाष्पन, निस्यंदक, ठीक है, निस्यंदन, हस्तचलन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पावन। तो ये प्रक्रिया आप, ये शब्दावली आप कहीं से भी सर्च करके आप अपनी नोटबुक में लिखें। इसके लिए आपको बस गूगल यूट्यूब से कहीं सर्च करना है, बस है। अब आगे देखिए, ये पूरी अध्याय का सारांश देखते हैं दोस्तों, ठीक है। कह रहे हैं कि हस्तचलन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसकी अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। ये दोस्तों सॉरी अनाज, क्या करें, ये सब विधियां हैं दोस्तों। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों को, जब कोई दो पदार्थ या दूसरे आपस में मिले होते हैं तो इन विधियों द्वारा अलग किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचलन
हस्त चयन द्वारा पृथक किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पादन विधि द्वारा अलग पृथक किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और किसी मिश्रण की कणों को आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है दोस्तों। रेत और जल के मिश्रण में रेत की भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। तो दोस्तों ये जो अलग अलग प्रक्रिया हैं दोस्तों, आप इसको सर्च करें और इनको अच्छे से पढ़ें दोस्तों, है ना। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, हाँ ये बचा है दोस्तों, सॉरी। द्रव तथा उसके अभिलेय पदार्थों की अवयव को निस्यंदन की पृथक के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव्य को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहती है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव्य में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है, ठीक है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, ठीक है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। ये दोस्तों अभ्यास है कक्षा 6 की छात्र के लिए, उसकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनसे उनकी आगे की परीक्षा पास करने, मतलब वो कक्षा 6 पास करने की ये सब चीज़ें उसके लिए, ठीक है। इनको पास करके वो 6-7 में आएगा बात छात्र, ठीक है। ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं, ठीक है, तो हम उसको स्किप करते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको अवलोकन के लिए क्या ये, इसको हम देखते हैं दोस्तों। ये कुछ पेंटिंग है। निष्पादन करने वाले गुस्ताव कोरबेट की एक पेंटिंग 1853 मूसी डे बीएस आर्ट नानते फ्रांस के सौजन्य से। दोस्तों ये फ्रांस की चित्र है, ये किसी चित्रकार ने बनाया था दोस्तों। निष्पादन विधि द्वारा मतलब अपना जो कुछ भी अलग कर रही है, कोई खाने पीने की चीज़ है, मतलब कोई खाद्यान्न है, ठीक है। तो बस इतना है दोस्तों। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपको दोस्तों धन्यवाद, ठीक है। और दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जितना हो सके दोस्तों। हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा आपको मटेरियल देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हमारा पूरा एक ही टारगेट है दोस्तों, और पूरा दिलो दिमाग से हम दोस्तों आपको पूरा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एज इट इज़ दे रहे हैं आपको दोस्तों, है ना। क्योंकि हम नहीं चाहते दोस्तों कि हमारे भाई मित्र दोस्त यार कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने से मतलब अछूते रहे, हैं ना। तो बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।